नमस्कार। स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे अधिगम असमर्थता के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज। तो इन सारे चीज़ों को हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। अधिगम असमर्थता को परिभाषित करने के लिए विद्वानों का किस तरह से योगदान रहा, किस तरह से उन्होंने परिभाषित किया और इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान बनाने के लिए उन्होंने किस तरह से एक लंबा सफ़र तय किया, इन सारे चीज़ों को हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे अधिगम अक्षमता का प्रयोग सबसे पहले 1963 ईस्वी में सैमुअल किर्क द्वारा किया जाता है। अधिगम अक्षमता को परिभाषित करने के लिए कई विद्वानों द्वारा अनेक प्रयास किए गए, लेकिन एक मान्य परिभाषा को वो विकसित नहीं कर पाए थे। इसके इतिहास को देखने से पता चलता है कि अपना वर्तमान स्वरूप को ग्रहण करने के लिए इस शब्द ने अपना एक लंबा सफर तय किया था। काफ़ी प्रयास के बाद इन्होंने एक महत्वपूर्ण स्थान दिया, विद्वानों का महत्वपूर्ण स्थान रहा, लेकिन एक लंबा सफ़र तय करना पड़ा। इसके पूर्व विद्वानों ने अपने अपने कार्य क्षेत्र के आधार पर अनेक नामकरण किए थे। अधिगम अक्षमता शब्द के प्रयोग के लिए इन्होंने अनेक नामकरण किए थे, जैसे कि न्यूनतम मस्तिष्क क्षतिग्रस्तता, न्यूनतम उपलब्धता, अति क्रियाशीलता आदि। इस शब्द के प्रयोग के साथ क्रुक्सैंग 1972 में 40 शब्दों का एक शब्दकोश तय विकसित किया, यानी कि उन्होंने एक शब्दकोश को विकसित किया जो कि 40 शब्द का था। इसके आगे हम देखेंगे कुर्ट गोल्डस्टीन के कार्यों का इनका आकलन किया जाए। ये एक महत्वपूर्ण विद्वान थे। इनके कार्यों का आकलन किया जाए तो इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था उसमें क्षतिग्रस्तता, यानी कि सैनिकों को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था उस युद्ध में, इन सारे चीज़ों को उन्होंने उल्लेख किया कुर्ट गोल्डस्टीन ने। वे आज अधिगम अयोग्यता के मूल आधार बनते हैं। उनके अनुसार अधिगम न्यूनता के स्थिति में पहला नंबर है अनुक्रिया प्राप्त करने में अधिक प्रयत्न ऐसे लोगों से करना पड़ता है। दूसरा नंबर इनमें आकृति पृष्ठभूमि भ्रम बना रहता है और ये अति क्रियाशील होते हैं। और चौथा नंबर इनकी क्रियाएं उत्तेजनात्मक होती है। इसके आगे एक विद्वान को हम देखते हैं, स्ट्रॉस जो थे 1939 में अपने अध्ययन में उन्होंने बताया कि अधिगम असमर्थता जो है, लर्निंग डिसेबिलिटी जो है, वो बालकों और किशोरों में देखने को मिलते हैं। बड़े उम्र के लोगों में ये चीज़ देखने को नहीं मिलता, बल्कि बालक और जो किशोर होते हैं उनमें देखने को मिलता है। स्ट्रॉस ने कहा कि जहां आंतरिक कारण बताया अधिगम असमर्थता का आनुवांशिक लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है, इस कारण बच्चों को, बालकों को कठिन परिस्थितियों, समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनका ऐसा कहना था। बाहरी कारकों में उन्होंने बताया कि वातावरण का भी बालकों पर प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण उन बच्चों को अधिगम असमर्थता का सामना करना पड़ता है। आंतरिक कारण में उन्होंने आनुवांशिक कारण बताया और बाहरी कारण में उन्होंने वातावरण का प्रभाव बताया। उनका कहना था, स्ट्रॉस का, कि शैक्षिक दशाएं और वातावरण परिस्थितियां अधिगम समस्याएं उत्पन्न करने में सहायक होती हैं। शैक्षिक और वातावरण दोनों अधिगम असमर्थता को उत्पन्न करने में यह अपना योगदान देती है। अगला विद्वान को हम देखेंगे क्रुक्सैंग, वायस और वेलन। ये तीन विद्वान हैं। इनका कहना था
इन्होंने ऐसे बालकों पर बल दिया जिनकी बुद्धि लब्धि परीक्षण पर सामान्य से कम बुद्धि लब्धि हो, यानी कि आईक्यू लेवल उनका बहुत कम हो, 90 से बहुत कम हो। उन्होंने कहा कि यदि किसी बालक की बुद्धि लब्धि कम है और साथ ही साथ न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्राप्त करता है तो उसकी शैक्षिक योग्यता की न्यूनतम का कारण बुद्धि लब्धि की न्यूनता है। जिसकी बुद्धि लब्धि जो है आईक्यू लेवल बहुत कम है और ही साथ उनका एजुकेशन यानी कि एजुकेशन भी कम प्राप्त करता है। यानी कि हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर इन विद्वानों का कहना है कि जिन बच्चों की आईक्यू लेवल बहुत कम होती है वो शिक्षण प्रक्रिया को भी नहीं समझ पाते हैं, जिसके कारण उनकी शैक्षिक योग्यता निम्न देखने को मिलता है। इन अध्ययन को सैमुअल किर्क ने अपने अध्ययन का आधार बनाया और कहा कि अधिगम अक्षमता जो है सिर्फ शैक्षिक न्यूनता नहीं है, इसके अनेक कारण है। यह न्यूनतम मस्तिष्क के क्षतिग्रस्तता, पढ़ने की दक्षता में समस्या, अतिक्रियाशीलता आदि जैसे गुणों का समूह है। उन्होंने यह भी कहा कि जो बालक इन सारे गुणों से संयुक्त रूप से पीड़ित हैं वो अधिगम असक्षम बालक हैं। शैक्षिक न्यून बालकों के संबंध में अपने मत को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि अधिगम असक्षम बालक शैक्षिक न्यूनता से पीड़ित होगा और यह न्यूनता उनके आंतरिक एवं बाहरी दशाओं के परिणाम के कारण ही नहीं बल्कि उनमें उपलब्ध न्यूनतम शैक्षिक दशाओं के कारण भी हो सकता है। यहाँ पर सैमुअल किर्क का कहना है कि जो बच्चे अधिगम असमर्थता का सामना करते हैं उनको आंतरिक के साथ साथ बाहरी दशाओं का भी उन पर प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण उनको अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है और दूसरी ओर उनको शिक्षा भी, एजुकेशन भी कम मिली होती है, जिसके कारण उन बच्चों को कठिन रूप से अधिगम असमर्थता परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। सैमुअल किर्क ने इस कार्यक्रम को प्रसारित करने के लिए अधिगम अक्षमता अध्ययनकर्ताओं का यानी कि उन्होंने एक संघ बनाया इन समस्याओं को दूर करने के लिए, और जिसे हम यहाँ पर देखेंगे कि इस संघ का नाम एसोसिएशन फॉर चिल्ड्रेन विद लर्निंग डिसेबिलिटी रखा गया, जो कि बाद में अधिगम असमर्थता से संबंधित शोध पत्रिका का प्रारंभ किया। इस प्रकार आज विश्व स्तर पर अधिगम अक्षमता संबंधी अध्ययन किए जा रहे हैं और अधिगम अक्षमता पर आधारित कई विश्व स्तरीय शोध पत्रिकाएं भी मौजूद है और अध्ययन के प्रचार करने में अपनी भूमिका भी निभा रही है। तो ये था अधिगम अक्षमता के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था लर्निंग डिसेबिलिटी का, जिसमें हम यह देखें कि अभी भी अधिगम अक्षमता से संबंधित अध्ययन जो है उसका कार्य जारी है। अभी भी इसे पूर्ण रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, अभी भी इसका अध्ययन कार्य जारी है। तो यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।